सच के साथ। नमस्कार, सिटी वाराणसी लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अमित मिश्रा। आइए देखते हैं आज के प्रमुख समाचार। वाराणसी में ट्रेन में आग लगने के बाद एनडीआरएफ और मेडिकल टीम के राहत बचाव कार्य की दक्षता को परखने के लिए किया गया मॉक ड्रिल। पुलिस द्वारा हटाए जा रहे फेरी पटरी ठेला व्यवसायियों ने महापौर के यहां लगाई गुहार, कहा अनावश्यक परेशान न करे पुलिस। करौंदी आईटीआई में अग्निवीर में तकनीकी पदों पर भर्ती के संबंध में छात्रों को दी गई जानकारी। और सामने घाट क्षेत्र में पिछले कई सालों से झुग्गी झोपड़ी लगाकर अवैध रूप से रहने वालों को लंका पुलिस ने खदेड़ा। और अब समाचार विस्तार से। आईटीआई करौंदी में अग्निवीर के तहत तकनीकी पदों पर भर्ती के संबंध में छात्रों को जानकारी दी गई। करौंदी आईटीआई में सेना भर्ती कार्यालय की ओर से अग्निवीर में तकनीकी पदों पर भर्ती के संबंध में छात्रों को जानकारी दी गई। छात्रों को अग्निवीर योजना के तहत सेवा में भर्ती होने का मौका किस तरह से प्राप्त किया जा सकता है, क्या क्या योग्यताएं जरूरी होती, इस संबंध में विस्तार से जानकारी दी गई। जानकारी के दौरान छात्रों द्वारा प्रश्न भी किया गया, जिसकी जानकारी देकर छात्राओं की जिज्ञासा को शांत किया गया। इस कार्यक्रम के दौरान सैकड़ों की संख्या में छात्र छात्राएं मौजूद रहीं। करौंदी आईटीआई में जागरूकता कार्यक्रम के तहत एनसीसी कमांडेंट शैलेश कुमार पहुंचे थे। उन्होंने छात्र छात्राओं को विस्तार से बताते हुए जागरूक किया। उन्होंने छात्रों से संवाद के दौरान बताया कि अग्निवीर बनने के लिए छात्रों को इन बातों का ध्यान रखना चाहिए। अग्निवीर बनने के लिए आवेदन करने वाले छात्रों को सबसे पहले लिखित परीक्षा देनी होती है। लिखित परीक्षा पास करने के बाद मेडिकल टेस्ट देना होता है। इसमें शारीरिक फिटनेस टेस्ट और माप परीक्षण शामिल होता है। अग्निपथ योजना के तहत भर्ती होने वाले जवानों को अग्निवीर कहा जाता है। इनका कार्यकाल 4 साल का होता है। 4 साल नौकरी करने के बाद प्रदर्शन के मुताबिक हर 4 अग्निवीरों में से एक को स्थायी नौकरी दी जाती है। अग्निपथ योजना के तहत भर्ती होने वालों में से 25% जवानों को स्थायी सेवा में रखने का प्रावधान है। सरकारी नौकरी में अग्निवीरों को 10% आरक्षण मिलेगा। आईटीआई के क्या फ़ायदे हैं? भारतीय सेना में नई टेक्नोलॉजी के काफ़ी इक्विपमेंट आ रहे हैं और आईटीआई ट्रेंड नौजवानों की भारतीय सेना को बहुत ज़रूरत है। तो भारतीय सेना में एक अग्निवीर टेक्निकल ट्रेड है, जिसके तहत आईटीआई ट्रेंड लोग अपनी सेवाएं दे सकते हैं। उनकी जानकारी देना हमारा आज कर्तव्य था। आईटीआई ट्रेंड लोगों को बोनस मार्क्स भी मिलते हैं अग्निवीर में भर्ती होने के, जिसकी भी हमने जानकारी दी। कई बच्चों के अच्छे सवाल थे और कईयों ने अपनी शंकाओं का समाधान भी ढूंढा है। हमें पूरी उम्मीद है कि आईटीआई ट्रेंड बच्चे गवर्नमेंट आईटीआई कॉलेज करौंदी से जो कि पास हो रहे हैं, वो अग्निवीर भर्ती रैली में अगले साल जो कि एआरओ वाराणसी में होगा, उसमें आकर के भारी संख्या में इसका फ़ायदा उठाएंगे और अपनी सेवाएं भारतीय सेना में दे पाएंगे। सामने घाट क्षेत्र में झुग्गी झोपड़ी लगाकर अवैध रूप से रहने वाले लोगों के अतिक्रमण को हटाया गया। लंका थाना अंतर्गत सामने घाट क्षेत्र में पिछले कई सालों से झुग्गी झोपड़ी लगाकर अवैध रूप से कई लोग रहते थे, जबकि वे लोग अवैध रूप से रहने के साथ ही गंदगी फैलाने और सड़कों पर भी अवैध अतिक्रमण कर रखे थे। गुरुवार को लंका इंस्पेक्टर शिवकांत मिश्रा ने नगर निगम द्वारा अभियान चलाया गया। अभियान के दौरान लोगों को हटाने के साथ ही वहां पर पिछले कई सालों से पड़े क्षतिग्रस्त ट्रक, ट्रैक्टर और ट्रॉली को जेसीबी और क्रेन की मदद से हटाया गया। हटाने के साथ ही नगर निगम द्वारा समतलीकरण तथा जमा सिल्ट को हटाने का कार्य किया गया। अभियान के दौरान नगर निगम की टीम लंका इंस्पेक्टर शिवकांत मिश्र, गोवर्धनपुर के पार्षद प्रतिनिधि राम सिंह उर्फ कल्लू पहलवान, भगवानपुर के पार्षद चिंटू सिंह सहित काफ़ी पुलिस फोर्स मौजूद रही। नगर निगम द्वारा समय समय पर अभियान चलाया जा रहा है। भगवानपुर के पार्षद चिंटू सिंह ने बताया कि नगवा चौकी के पास खड़े वाहन वीआईपी के आगमन को देते हुए सामने घाट लाकर रख दिया गया है, तभी से यह यहाँ वहाँ पर खड़े थे। इसके साथ यहाँ पर कुछ लोगों द्वारा अवैध अतिक्रमण कर लिया गया, जिन्हें आज हटाया गया और साफ सफाई अभियान भी चलाया जा रहा है। लोगों को हटाने के बाद यह भी चेतावनी दिया गया है कि अगर पुनः अतिक्रमण करेंगे तो उनके खिलाफ कार्यवाही की जाएगी। लंका थाना प्रभारी शिवकांत मिश्रा जी द्वारा जो अतिक्रमण करके अवैध रूप से बाहर के लोग आके यहाँ झुग्गी झोपड़ी लगाए थे, कई सालों से यहाँ गंदगी मचाए हुए थे, क्षेत्र में जो चोरियाँ हो रही थी उसके पीछे भी इनकी साजिश थी। आज ये सफाई हो रही है जिससे यहाँ से हट के कहीं दूसरे जगह से शिफ्ट हो सके। यहाँ पे कई सालों से यहाँ पे गाड़ियाँ भी खड़ी थी जो टूटी, उसका क्या किस तरह? ये डिपार्टमेंट द्वारा पकड़ी गई चोरी की गाड़ी या एक्सीडेंटल गाड़ियाँ ट्रामा सेंटर के पास खड़ी थी, किसी वीआईपी मूवमेंट की वजह से यहाँ आ गई थी, तो उसको भी शिवकांत जी ने आज हटवा के दूसरी जगह शिफ्ट कराया जिससे यहाँ सफाई हो सके। क्या यहाँ पे लोगों को जो झुग्गी झोपड़ी लगाने को निर्देशित भी किया गया कि अब दोबारा जो है
ये थानाध्यक्ष महोदय द्वारा उन लोग को सूचित कर दिया गया है। आगे अगर आएंगे तो फिर कार्रवाई की जाएगी। बनास रेलवे स्टेशन के कोचिंग यार्ड के पास गुरुवार को ट्रेन में आग लगने संबंधित मॉक ड्रिल का अभ्यास किया गया। बनास रेलवे स्टेशन के कोचिंग यार्ड के पास गुरुवार को एक ट्रेन में अचानक भीषण आग लगने की सूचना मिलने से हड़कंप मच गया। घटना की जानकारी डीआरएम को मिलते उन्होंने इसकी जानकारी पुलिस प्रशासन एवं एनडीआरएफ को दी। रेलवे कर्मचारियों और बचाव दल की त्वरित कार्रवाई से बोगी को काटकर यात्रियों को सुरक्षित बाहर निकाला गया। पूर्वोत्तर रेलवे के डीआरएम विनीत कुमार श्रीवास्तव ने बताया कि 11:30 बजे सूचना मिली कि हमारी पैसेंजर ट्रेन गिर गई है, जिसमें कुछ लोग चोटिल हो गए हैं। बोगी में आग लग गई है। इसको हम लोग आपदा मानते हुए जिला प्रशासन, पुलिस, सीएमओ एवं विशेष तौर पर एनडीआरएफ को सूचना दी गई। इस दौरान फायर ब्रिगेड एम्बुलेंस की मांग की गई, जिसमें सभी लोग तुरंत रिएक्ट करते हुए वहां पहुंच गए। रेलवे की आपदा प्रबंधन की टीम होती है जो दूसरे साइड से पहुंचकर कार्य करती है। लोग अपने समय पर पहुंचकर बचाव कार्य करने लगे। डीआरएम विनीत कुमार श्रीवास्तव ने बताया कि एनडीआरएफ टीम ट्रेन के ऊपर से जगह बनाकर बचाव कार्य में जुट गई। जिसको गंभीर चोटें आई हैं उन्हें एम्बुलेंस की मदद से हॉस्पिटल भेजा गया। जिनको हल्की चोट आई उनको यहीं उपचार किया गया। जो दूसरे बोगी में दूसरे रास्ते से थे उनको बाहर निकाला गया। इस आपदा की वजह से ट्रेन रूट प्रभावित हुई, जिसका यात्री सुविधा केंद्र से अनाउंसमेंट भी किया गया। डीआरएम विनीत कुमार श्रीवास्तव ने बताया कि यह एक मॉक ड्रिल था, जिसकी समय समय पर बहुत आवश्यकता पड़ती है। एनडीआरएफ के जवानों को ट्रेनिंग दी जाती है। रेलवे भी अपने कर्मचारियों को मेडिकल विंग, कोच विंग है, उनको ट्रेनिंग देते रहते हैं। उनको जो उपकरण दिए गए हैं उनकी जांच करते रहते हैं। डीआरएम ने बताया कि असली परीक्षा तभी है जब हम समय समय पर यह काम कर सकें। इन सब के ट्रेनिंग के अलावा ड्रिल भी आवश्यक है। उसमें ऊपर से एनडीआरएफ की टीम ने उसमें ऊपर से जगह बनाई है और एनडीआरएफ के जो सदस्य हैं जो ट्रेंड हैं इस कार्य के लिए वो उसमें अंदर उतर गए। अंदर जो चोटिल यात्री थे उनको स्ट्रेचर से बाहर लाए और संबंधित विभागों ने, जैसे यहाँ पे मेडिकल का आप देख रहे हैं सामने कैंप लगाया, उनको वहाँ ले जाके एम्बुलेंस के थ्रू जिनको बड़े अस्पताल में भेजना है वहाँ भेजा गया, जिनको छोटा उपचार चाहिए था वो यहाँ यहीं पर दिया जा रहा है। इसी प्रकार से यहाँ पर जो भी सूचना का प्रबंधन है और यात्रियों को भी आगाह करना, जो यात्री बाकी ट्रेन कोचेज़ में हैं जिनको कोई दिक्कत नहीं है कि आप साइड से दूर रहें, या कुछ गाड़ियां हमारी इस आपदा की वजह से प्रभावित हुई हैं जिनको हम कहीं आगे नहीं भेज पा रहे हैं या पिछले स्टेशनों पर ही रोक रहे हैं। इस संबंध में भी जो वाणिज्य विभाग है यात्री सुविधा के लिए अपने अनाउंसमेंट कर रहा है। केंद्रीय कार्यालय काशी हिंदू विश्वविद्यालय पर एबीवीपी का 19 सूत्रीय मांगों के समर्थन में धरना गुरुवार को भी जारी रहा। काशी हिंदू विश्वविद्यालय स्थित केंद्रीय कार्यालय पर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का धरना लगातार 7वें दिन भी जारी रहा। छात्र 19 सूत्रीय मांग को लेकर लगातार धरना दे रहे हैं। धरनारत छात्रों का कहना है कि हम सभी विश्वविद्यालय में हो रहे अनियमित छात्रों के साथ दुर्व्यवहार, पेड़ों की कटाई और अन्य विभिन्न मांगों को लेकर धरना कर रहे हैं। छात्रों का कहना है कि अपना विरोध दर्ज कराने के लिए हाथों पर काली पट्टी बांधकर नारेबाजी करके अपनी मांगों को लेकर धरने पर बैठे हैं। धरनारत छात्रों का कहना है कि सामाजिक समावेशन केंद्र में शोध प्रवेश हेतु पूर्व की भांति एमफिल धारक विद्यार्थियों को मौका देने, आईओई के अंतर्गत विश्वविद्यालय को प्राप्त धन के व्यय को सार्वजनिक करने, छात्रों के अपराधीकरण को रोकने, सुंदरलाल अस्पताल में छात्रों के लिए ओपीडी का समय बढ़ाए जाने, स्पंदन एवं अन्य सांस्कृतिक गतिविधियों को शुरू किए जाने समेत 19 सूत्रीय मांगों पर कोई कार्रवाई न होने से नाराज अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद काशी हिंदू विश्वविद्यालय इकाई के कार्यकर्ताओं द्वारा केंद्रीय कार्यालय पर लगातार धरना दिया जा रहा है और मांगे माने जाने तक लगातार धरना जारी रहेगा। इस दौरान प्रांत मंत्री अभय प्रताप सिंह, पुनीत पल्लव, सर्वेश, ओंकार, दिव्यांशु, अनुज गोस्वामी, अभय, प्रशांत राज, अदृश्य, यशवर्धन, गौरव, नंदा भट्ट, धीरेन्द्र, व्योम, ध्रुव आदि कार्यकर्ता उपस्थित रहे। हमारी 19 सूत्री मांगे हैं। ये धरने का हमारा 7वां दिन है आज और प्रशासन कहीं भी सकारात्मक नहीं दिख रहा है। न ही हमसे प्रशासन के किसी भी व्यक्ति ने आके सकारात्मक बात की है मांगों पे। और हमारी जो 19 सूत्री मांगे हैं कहते हैं जब तक पूर्ण नहीं होंगी हम लोग धरना जारी रखेंगे। उसमें मुख्य मांगे हैं शोध से संबंधित। शोध में कहते हैं कि जो नियमावली नहीं बनी है उसमें रेट के सीटों का बंटवारा और एग्जेम्प्टेड के सीटों का बंटवारा इस तरीके से किया गया है कि नेट क्वालिफाइड स्टूडेंट कहते हैं कि कहीं ना कहीं एडमिशन से वंचित रह जाएंगे। तो इस नियमावली को थोड़ा ध्यान देने की ज़रूरत है। यहाँ पर वक्त चला छोटे से ब्रेक का। बने रहिए सिटी वाराणसी लाइव के साथ। वाराणसी लाइव, सच के साथ।
सच के साथ। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। गोला दीनानाथ में व्यापारियों ने बैठक कर सरकार से व्यापारी हितों के विषय में पेंशन और दुर्घटना बीमा के विषय में मांग किया। उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल के प्रदेश अध्यक्ष बनवारी लाल कंचल ने कहा कि व्यापारियों को पेंशन के रूप में सरकार से 30,000 रुपये प्रति माह मिलना चाहिए। व्यापारी वर्ग लंबे समय तक आयकर देता है और जीएसटी भी एकत्र करके सरकार को राजस्व उपलब्ध कराता है। बुधवार को गोला दीनानाथ में व्यापार भवन में बैठक के दौरान उन्होंने सरकार से यह मांग रखी, जिसका व्यापारियों ने समर्थन किया। बैठक में व्यापारियों को 25 लाख का दुर्घटना बीमा देने की मांग भी उठाई गई। काशी व्यापार प्रतिनिधि मंडल के अध्यक्ष राकेश जैन ने कहा कि व्यापारी हित में सरकार को यह मांग स्वीकार करनी चाहिए, इससे प्रदेश में व्यापार को भी बढ़ावा मिलेगा। इस दौरान प्रदेश पदाधिकारी दुर्गा प्रसाद गुप्ता, मदन मोहन अग्रवाल, अखिलेश सिंह, विजय यादव, पवन मोदी, अनिल केसरी, अशोक चौरसिया, कैलाश केसरी, राजीव कपूर, प्रदीप गुप्ता, अश्विनी शाह, केसी नंदन उपाध्याय, अशोक सिंह, नंदलाल अरोड़ा, अजय गुप्ता, विजय गुप्ता, अजय यादव, निशीत पाठक, मनोज माहेश्वरी, संजय केसरी, टिंकू अरोड़ा, नवनीत गुप्ता, रवि डोडवानी, इमरान खान, रश्मि साहू आदि मौजूद रहे। बैठक में बहुत सी बातें हुई, यहाँ की समस्याएं लोगों ने रखी और जो जीएसटी की समस्याएं हैं वो भी समस्याएं आई, मंडी की समस्याएं आई। मंडी की समस्या में सभी लोगों ने ये कहा कि मंडी शुल्क पूरे देश में 1% होना चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। यहाँ तो 1.5% है, खैर कोई ज़्यादा नहीं है, परंतु यहाँ भी 1% होना चाहिए। और मंडी के बारे में पूरे देश में एक रेट होने से मंडी वालों को फायदा होगा और नुकसान नहीं होगा। और क्या क्या चीज़ें हम लोग की 7-8 मांगे हैं जो सरकार से हम लोग लड़ रहे हैं कि व्यापारियों का 10 लाख रुपए का स्वास्थ्य बीमा किया जाए, 25 लाख रुपया दुकान का बीमा किया जाए, सामान्य स्वास्थ्य का बीमा 25 लाख रुपए का किया जाए, इनकम टैक्स की छूट 10 लाख रुपये बढ़ा के की जाए 7 लाख से बढ़ा करके, और जो ATG है 1.5 लाख से बढ़ा करके 3 लाख रुपये किया जाए। ये सब कई मांगे हैं और हमें उम्मीद है कि सरकार इन मांगों को पूरा करेगी। और पेंशन जो 3,000 है उसको बढ़ा के 30,000 रुपये किया जाए। 3,000 में तो नाश्ता भी नहीं हो सकता है। राष्ट्रीय फेरी पटरी ठेला व्यवसायी के सदस्यों ने महापौर से मुलाकात कर पुलिस द्वारा ठेला पटरी व्यवसायियों के प्रताड़ना के तत्काल रोकने की मांग की। राष्ट्रीय फेरी पटरी ठेला व्यवसायी संगठन के राष्ट्रीय सचिव अभिषेक निगम के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल नगर निगम वाराणसी महापौर अशोक कुमार तिवारी से मिलकर पुलिस द्वारा प्रताड़ित किए जाने की शिकायत दर्ज कराई। नगर निगम वाराणसी महापौर अशोक कुमार तिवारी ने तत्काल पुलिस कमिश्नर मोहित अग्रवाल से वार्ता कर 8 नवंबर तक किसी फेरी पटरी ठेला व्यवसायियों को अनावश्यक परेशान न किए जाने का निर्देश दिया। उत्तर प्रदेश सरकार राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग सदस्य सत्येंद्र कुमार ने समस्त मंडलायुक्त, जिलाधिकारी, पुलिस आयुक्त, पुलिस अधीक्षक को धनतेरस, दीपावली, छठ पूजा तक अनावश्यक पुलिस कार्यवाही को तत्काल रोकने का निर्देश दिया। वार्ता में मुख्य रूप से राजेंद्र प्रसाद सिंह महादेव, हरिशंकर सिन्हा, संतोष गुप्ता, मनोज सोनकर, चंदन शाह, विक्की मौर्य, कमलेश जायसवाल, मंतोष गुप्ता, प्रदीप कुमार मौजूद थे। शहर के पटरी व्यापारियों के साथ वर्तमान समय में लगातार पुलिस का उत्पीड़न किया जा रहा था। कमिश्नर महोदय के निर्देश पर सभी थाना प्रभारी शहर के सभी पटरी व्यापारियों का लगातार निरंतर उत्पीड़न कर रहे थे, जिसके विरोध में कल हमने भी यहाँ नगर आयुक्त महोदय के समकक्ष अपनी बात रखने का काम किया। आज हम लोग कुछ प्रतिनिधि मंडल के माध्यम से माननीय महापौर जी के समकक्ष आए थे अपनी बातों को लेकर के, जिस पे हम लोगों ने पूरी स्थिति परिस्थितियों से उन्हें अवगत कराया और उनसे आग्रह किया कि 8 नवंबर को टाउन वेंडिंग कमेटी की बैठक बुलाई गई है, तब तक किसी पटरी व्यापारी का उत्पीड़न न किया जाए। माननीय महापौर जी ने तत्काल प्रभाव से संज्ञान लेते हुए पुलिस कमिश्नर श्रीमान मोहित अग्रवाल जी से वार्ता की और मोहित अग्रवाल जी को इस बात का निर्देश जारी किया कि 8 तारीख तक किसी भी फेरी पटरी वालों का उत्पीड़न न किया जाए जब तक ये बैठक सुनिश्चित नहीं हो जाती है। चूँकि नगर आयुक्त महोदय ने एक सकारात्मक पत्र फेरी पटरी वालों के पक्ष में जारी कर दिया था, जिसमें सभी विभागों को यह निर्देशित किया जा चुका है कि त्यौहार को देखते हुए धनतेरस, छोटी दीपावली, बड़ी दीपावली और छठ पूजा तक किसी भी फेरी पटरी वालों का उत्पीड़न न किया जाए। नगर निगम प्रशासन, नगर आयुक्त महोदय का निरंतर फेरी पटरी वालों के साथ एक सिंपैथी भरा सहयोग भी है। वर्तमान समय में पुलिस उत्पीड़न हो रहा था, पुलिस उत्पीड़न की कार्रवाई को रोकने के लिए हम लोग माननीय महापौर जी के पास आए थे। महापौर जी ने वार्ता करके तत्काल प्रभाव से इस कार्रवाई को रोकने का निर्देश जारी कराया। श्री स्वामीनारायण मंदिर मच्छोदरी में 29 अक्टूबर से दीपावली महापर्व के भव्य हर्षोल्लास के साथ श्री गणेश होने के बारे में पत्रकार वार्ता कर जानकारी दी गई। मच्छोदरी से श्री स्वामीनारायण मंदिर के सभागार में पत्रकार वार्ता करते हुए मंदिर के महंत स्वामी प्रेम स्वरूप दास जी ने कहा कि स्वामीनारायण मंदिर में दीपावली महापर्व का श्री गणेश 29 अक्टूबर से होगा। इस अवसर पर पूरे मंदिर को दिव्य, भव्य और नव्य तरीके से सजाया जाएगा।
इसके साथ ही मंदिर प्रांगण अगले 4 दिन तक उत्सवी उल्लास से सराबोर रहेगा। विशेष यह भी है कि इस बार पावन प्रांगण में आतिशबाजी के बीच डांडिया नृत्य की धूम दीपावली पर 31 अक्टूबर को रहेगी। इसके लिए गुजरात से श्रद्धालुओं का बड़ा दल काशी पहुंचेगा। इसमें बड़ी संख्या में महिलाएं शामिल हैं। इसके अलावा 2 नवंबर को अन्नकूट महोत्सव मनाया जाएगा। भगवान को 56 भोग चढ़ाने की तैयारियां भी शुरू हो गई हैं। मंदिर के महंत स्वामी प्रेम स्वरूप दास जी स्वयं अपने हाथों से ठाकुर जी के लिए भोग बनाना आरंभ कर चुके हैं। इस संबंध में महंत स्वामी प्रेम स्वरूप दास जी ने बताया कि इस बार 200वां श्री लक्ष्मी नारायण देव द्विशताब्दी महोत्सव 7 से लेकर 15 नवंबर तक गुजरात के वड़ताल धाम में मनाया जाएगा। इस उपलक्ष्य में मच्छोदरी स्थित श्री स्वामीनारायण मंदिर में भी विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। 29 अक्टूबर को भव्य पूजन, धनतेरस पूजन, श्री लक्ष्मी गणेश की पूजन अर्चन साय 6 बजे से होगी। इसके पश्चात भक्तों में खजाना और प्रसाद वितरित किया जाएगा। दीपों का महापर्व मनाया जाएगा। जबकि 2 नवंबर को अन्नकूट महोत्सव से मंदिर दमकेगा। साथ ही साथ विभिन्न क्षेत्रों से आए विद्वानों को सम्मानित किया जाएगा। इसी दिन भव्य भंडारे का भी आयोजन किया गया है। उत्सव के लिए तैयार मंदिर परिसर को रंग बिरंगे विद्युत झालरों एवं आकर्षक लाइटों से सजाने का कार्य जाने माने कारीगरों द्वारा किया जा रहा है। 30 तारीख को लक्ष्मी पूजा ये सब किया जाएगा और भगवान का धन बांटा जाएगा। और 1 तारीख को दिवाली मनाया जाएगी। शाम के शाम आतिशबाजी होगा, फुलझड़ी चलेगी। और 2 तारीख को अन्नकूट होगा। उसमें 12:30 बजे से आरती हो जाएगी। उसके बाद 7 बजे तक 7:30-8 बजे तक भंडारा चलेगा। सब लोग विद्वान लोग आएंगे, विश्वनाथ जी से भी बड़े बड़े विद्वान यूनिवर्सिटी के, वो सब आएंगे, आरती करेंगे और भंडारा का प्रसाद हजारों लोग को बांटा जाएगा। अब महाराज जी बात की जाए कि 200 शताब्दी हमारे गुजरात में द्विशताब्दी महोत्सव है, जो हमारा मेन मंदिर है। 2 गद्दी, एक नरनारायण देव गद्दी, एक लक्ष्मी नारायण देव गद्दी, दक्षिण उत्तर दोनों का अलग अलग दक्षिण विभाग का हमारा जो मंदिर है वड़ताल स्वामीनारायण मंदिर, वहाँ का 200 साल पूरा हुआ है लक्ष्मी जी और नारायण जी का। तो उसका 200 साल उसको बहुत बड़ा मनाया जा रहा। उसके अनुरूप से ये थोड़ा विशेष कार्यक्रम यहाँ किया गया है। विद्वानों को बुला के सम्मान करना, ये करना वो सब। तो गुजरात में बहुत अच्छा प्रोग्राम है और हर दिन 2 लाख आदमी वहाँ भोजन करेंगे। 7 नवंबर से 15 नवंबर तक वहाँ कार्यक्रम है। महिला सशक्तिकरण के उद्देश्य से ब्यूटिशियन क्षेत्र के मास्टर क्लास में ब्यूटी कला के गुर सिखाए गए। महिला सशक्तिकरण के उद्देश्य से ककरमत्ता क्षेत्र स्थित एक होटल में आयोजित कार्यक्रम में ब्यूटिशियन क्षेत्र के मास्टर क्लास में ब्यूटी कला से संबंधित विस्तृत जानकारी दी गई। आयोजन में प्रख्यात हेयर गुरु, अंतर्राष्ट्रीय हेयर आर्टिस्ट जावेद हबीब एवं प्रख्यात मेकअप आर्टिस्ट अनुराधा राय, कृति त्रिपाठी, अवस्थी ने अपने कला कौशल से सभागार में उपस्थित महिलाओं को नए नए गुरों से प्रशिक्षित किया। कार्यक्रम का संचालन डॉक्टर श्री प्रकाश मिश्रा ने किया। आयोजन में प्रमुख रूप से नीरज राजेश, चंद्र कुमार, धीरेन्द्र शेट्टी आदि उपस्थित रहे। धन्यवाद प्रकाश डॉक्टर एन.के. सिंह, निदेशक शिव हर्बल ने किया। बताऊं, टूथपेस्ट में केमिकल, तो अगर आपके दांत नहीं टूट रहे रोज साफ करने से, बाल कैसे टूटेंगे? तो ये जो अंधविश्वास है ना कि शैम्पू में केमिकल है, साबुन में केमिकल होता है यार, तो हमें इसको सीखना है। जितना स्वच्छ बाल इतने स्वच्छ बाल हमारे लंबे चलने वाले हैं। तो मैं आप लोगों को क्या सिखाने आया हूँ, बहुत सिंपल। भारत के एजुकेशन, रोज धो लो और कलर की जगह हैना भी लगा सकते हो, बिकॉज दुनिया के अंदर पहला कलर किसने दिया है? भारत ने दिया था। घाट संध्या कार्यक्रम में पश्चिम बंगाली कलाकार ऊर्जा गुप्ता के भरतनाट्यम ने दर्शकों के हृदय को आह्लादित कर दिया। जिला प्रशासन के अभिनव पहल पर बुधवार को सुबह बनास के अंतर्गत घाट संध्या में दक्षिण भारत के तमिल राज्य की प्रसिद्ध नृत्य विधा भरतनाट्यम का पश्चिम बंगाल से पधारी उदीयमान कलाकार ऊर्जा गुप्ता ने प्रदर्शन किया। उन्होंने शुभारंभ अयगिरी नंदिनी, अंगिकम, भुवनम, शिव स्तुति, धनाश्री तिल्लाना से करते हुए समापन आदि योगी से किया। कलाकार ने भावम, रागम एवं तालम के सामंजस्य को स्थापित कर दर्शकों के हृदय को आह्लादित किया। कलाकार को प्रमाण पत्र एस.के. केसरी ने प्रदान किया। प्रमाण पत्र प्रदान करने के साथ ही उनके संगीत साधना की प्रशंसा भी की गई। धन्यवाद ज्ञापन श्याम कुमार केसरी ने किया। घाट संध्या कार्यक्रम का आयोजन और संयोजन सुबह बनास सचिव एवं संस्थापक डॉक्टर रत्नेश वर्मा ने किया है। कार्यक्रम का सफल संचालन सीमा केसरी ने किया। इस अवसर पर भारी संख्या में दर्शकगण उपस्थित रहे। इसी के साथ सिटी वाराणसी लाइव का ये संस्करण हमें समाप्त करते हैं। मुझे दीजिए आज्ञा। नमस्कार। वाराणसी लाइव
सच के साथ।